आप सभी को नमस्कार। मित्रों, जनसुलभ पुस्तकालय कहन कोश के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इन दिनों हम लोग अनामिका जी पर एकाग्र आयोजित कर रहे हैं। लेखक, अनुवादक अनामिका जी पर। और क्या संयोग कि आज इस एकाग्र की 21वीं कड़ी है और इसमें हमारे साथ लेखक, अनुवादक प्रियदर्शन जी जुड़े हुए हैं। मित्रों, साहित्य और विचार के आईने में अनामिका, इस पर आज प्रियदर्शन जी अपना वक्तव्य देंगे। साथ ही जो दो रचनाकारों के बीच साझेदारी होती है, अलग अलग कार्यक्रमों में जाना, समारोहों में संग संग होना, कुछ निर्णायक मंडल की समितियों में रहना और जो पहली भेंट और कुछ रोचक यात्रा संस्मरण कुछ भी, तो हमारी ओर से उनसे अनुरोध होगा कि ऐसे कुछ व्यक्तिगत संस्मरण भी हमसे साझा करें, जिनका भी अपना एक साहित्यिक महत्व होता है। तो आज हम लोग इस विषय पर प्रियदर्शन जी को सुनते हैं, साहित्य और विचार के आईने में अनामिका। इसमें वे एक तरह से अनामिका जी के विभिन्न विधाओं में जो साहित्य हैं उन पर बात करेंगे। कविताओं की भी चर्चा होगी, उपन्यासों की चर्चा होगी, आलोचना की होगी और जैसा कि वे चाहेंगे। तो आइए हम सीधे प्रियदर्शन जी के पास चलते हैं। जी नमस्कार प्रियदर्शन जी, हार्दिक स्वागत। नमस्कार 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 अर्पण जी और आप तमाम मित्रों का जो इस आयोजन में शामिल हैं, जो इसको सुन रहे हैं अभी, उन सबका अभिवादन। अनामिका जी पे बोलना आसान काम मेरे लिए नहीं। वो एक तरह की अग्रजा लेखक है और उनके साथ संबंधों का एक पुराना सिलसिला है, लेकिन उस संबंध से आक्रांत होकर नहीं, बल्कि उनके लेखन की जो विविधता और विपुलता है उसको देखते हुए वो जितनी तरह के ग्लोब में एक तरह से आवाजाही करती है, उसको महसूस करते हुए उनकी रचनाओं को, उनके लेखन को किसी चौखटे में बांटना लगभग असंभव सा काम है मेरी तरह के एक टिप्पणीकार के लिए। लेकिन अर्पण जी का आग्रह था कि वो इसको कुछ अनौपचारिक किस्म की बातचीत का रूप हम दें, जिनमें उनका व्यक्तित्व भी हो, उनकी रचनाएं भी हो। मैं याद कर रहा था तो मुझे याद आया कि अनामिका जी को सबसे पहले शायद वो बिल्कुल उनका प्रारंभिक लेखन रहा होगा, उस समय उनकी गजलें धर्मयुग में छपी थी। मैं बिल्कुल स्मृति के आधार पे कह रहा हूं, तो हो सकता है कि इसके पुष्टि अनामिका जी ही कर सकें, लेकिन ये काफी पुरानी बात है और वो रोमानी सी गजलें थी, लेकिन एक तरह की जो शिल्पगत परिपक्वता होती है वो उनमें थी। और उसकी पंक्ति मुझे याद है, गजल की कम से कम शुरुआती पंक्ति, बड़ा खुदगर्ज मौसम है, कराए जो वही कम है, और मैं भूल गया क्या आंख नम है, ऐसा कुछ करके वो पूरी गजल थी। तो अनामिका के लेखन से मेरा एकदम प्रारंभिक परिचय जिसको कह सकते हैं वो वहीं से था। लेकिन उनसे पहली मुलाकात, या मुलाकात मैं नहीं कहूंगा क्योंकि वो बिल्कुल एक तरफा बात थी। 1990 में मैं दिल्ली आया था ऑनर्स में एडमिशन लेने के लिए। मेरा एडमिशन नहीं हुआ तो मुझे वापस जाना पड़ा था। मैं दोबारा लौटकर 1993 में आया, लेकिन इत्तेफाक से 31 जुलाई को हंस का जो आयोजन था उस साल, उस वर्ष की सबसे युवा वक्ता वही थी। और उस बहुत युवा कवित्री लेखक को सुनते हुए ये बरबस ख्याल आया मुझे कि हिंदी में एक बौद्धिक चौकन्नेपन से लैस एक संवेदना संकुल स्त्री दृष्टि उभर रही है और अनामिका आने वाले दिनों में
हम सबके लिए एक बड़ी नजीर बनने वाली। ये 1990 की बात थी। जाहिर है कि हंस के आयोजन में उनको बुलाया गया था एक वक्ता के तौर पर, तो वो एक तब तक इतनी प्रतिष्ठा हासिल कर चुकी होंगी जिससे मैं अपरिचित था तब तक। लेकिन धीरे धीरे उनकी कविताओं से, उनके लेखन से, उनकी आलोचनात्मक किताबों से, उनके उपन्यासों से मेरा परिचय बढ़ा। अक्सर मतलब वो कवित्री या उपन्यासकार के रूप में उनकी चर्चा जितनी होती है, एक आलोचक के रूप में, एक स्त्री विमर्शकार के रूप में उनकी पहचान तो बिल्कुल है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो पहचान कुछ कम है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो इन दिनों कुछ ढकी हुई है। जबकि मुझे ख्याल आता है कि जो उनकी किताब स्त्रीत्व का मानचित्र है, किसी भी हिंदी पाठक के लिए, जिसको स्त्री विमर्श कहते हैं, जिसको स्त्रीत्व का प्रश्न कहते हैं, उसकी बुनियादी समझ के लिए वो एक जरूरी किताब है। कम से कम निजी स्तर पे मैं मानता हूं, अपने सीमित अध्ययन की परिधि में, उन दिनों जो और सीमित था, कि अनामिका जी की उस किताब ने मेरे सामने स्त्रीत्व के, स्त्री आंदोलन के बहुत सारे अर्थ खोले। फिर मैं दोहरा रहा हूं कि सारी बात मैं अपने स्मृति से कह रहा हूं, लेकिन उस किताब को पढ़ते पढ़ते ही मुझे ये समझ में आया कि दुनिया भर में स्त्री आंदोलन कैसे बढ़ा, कैसे वो एक दौर में सौंदर्य प्रतियोगिताओं का विरोध होता था, जिसमें वाम और दक्षिण दोनों के लोग शामिल होते थे। सबको लगता था कि स्त्री का सौंदर्य प्रदर्शन और प्रतियोगिता की वस्तु नहीं है। और उसके पहले भी स्त्री के मताधिकार के सवाल पे जो आंदोलन चले थे, तो स्त्रीत्व की जो, स्त्री आंदोलनों की जो अलग अलग मुल्कों में धारा विकसित हो रही थी, उसके बारे में विस्तार से लिखती हैं। वो उन विचारों को भी लिखती हैं जो स्त्री आंदोलन को एक अर्थ देने में, एक आकार देने में, जिनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। तो जैसे मुझे जो सबसे महत्वपूर्ण बात उस किताब की याद है, जो रेखांकित करने योग्य थी, कि उन्होंने कहा कि स्त्री आंदोलन कई दूसरे आंदोलनों की तरह अकेला चलने वाला आंदोलन, वो अपने, उसमें एक सख्य भाव है। वो अपने समय के वंचितों, उपेक्षितों के तमाम आंदोलनों के साथ चलता है। उन्होंने बताया कि जैसे ब्लैक मूवमेंट के साथ एक दौर का स्त्रीवाद चला, फिर कहा कि मानवाधिकार के आंदोलन के साथ एक दौर का स्त्रीवाद चला। तो विषमता की जो लड़ाइयां, विषमता के खिलाफ जो लड़ाइयां रही, समता मूलक समाज की के निर्माण की दिशा में जो लड़ाइयां रही, वो स्त्री चेतना अनिवार्य रूप से उससे जुड़ी रही। और मैं इसको, हम लोग इसको अपने देश में महसूस कर सकते हैं कि एक तरह का सख्य भाव भारत में जो आंदोलन चल रहे हैं उनके प्रति भारत के स्त्री आंदोलनों का है। इसके बावजूद कि स्त्री आंदोलन को, स्त्री आंदोलनकारियों को सबसे ज्यादा शक की निगाह से देखा गया, सबसे ज्यादा उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया गया। इस सत्य की स्त्रियां जो आंदोलन कर रही हैं बराबरी की, असल में वो मर्दों को बिल्कुल किनारे कर देना चाहती हैं, वो घर तोड़ देना चाहती हैं, वो परिवार नष्ट करने पे तुली हैं, वो विवाह जैसी पवित्र संस्था को खत्म करने में लगी हैं। ये ढेर सारे इल्जाम लगाए गए। इल्जाम लगाने वालों ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि हमारे घर परिवार, हमारी वैवाहिक व्यवस्था और हमारा पूरा समाज अपने रवैये में किस कदर स्त्री विरोधी है, कितना वहां स्त्री को उत्पीड़न और असमानता झेलनी पड़ती है। तो जो भी स्त्री आंदोलन खड़ा होगा, जब भी वो बराबरी के पक्ष में खड़ा होगा, तो सिर्फ वो पुरुष सत्ता का विरोध नहीं करेगा, वो धर्म की सत्ता का भी विरोध करेगा, वो राज की सत्ता का भी विरोध करेगा, और वो उन आंदोलनों के साथ हम कदम होगा जो हाशिए के वर्गों की ओर से
अपने अधिकारों के लिए किए जा रहे हैं। तो ये जो समझ थी, वो किताब बहुत मोटी है और मैं उसे किताब पे फोकस करूंगा तो उसमें कुछ मेरी सीमा भी है कि पुरानी पढ़ी हुई किताब है और दूसरा हमारे समय की सीमा है। लेकिन उस किताब को पढ़ना कम से कम किसी स्त्रीवाद के बिल्कुल बुनियादी पाठक के लिए, जो स्त्रीवाद को समझना चाहता है, भारतीय संदर्भ में भी देखना चाहता है, उसके लिए स्त्रीत्व का मानचित्र एक जरूरी किताब हो सकती है। कम से कम मेरे लिए वो एक आधार किताब में शामिल रही जिसने मेरी समझ पुख्ता की। आने वाले दिनों में अनामिका से जो पहला संवाद मुझे लगता है हुआ होगा, उसको भी करीब मैं अनामिका जिस बराबरी के अधिकार से बोल रहा हूँ, एक तरह की छूट ले रहा हूँ क्योंकि वो एक वरिष्ठ लेखक हैं, बिल्कुल अग्रजा जैसी। तो ये छूट लेते हुए, चूंकि मैं मानता हूं कि लेखक सब बराबर होते हैं, समकालीन तो हम लोग हैं ही एक तरह से कुछ वर्षों के अंतर से, तो ये छूट लेते हुए मैं बोल रहा हूं कि उनकी कविताएं लगातार पढ़ता रहा, तमाम जगहों पे उनके वैचारिक लेख पढ़ता रहा, उनके वक्तव्य सुनता रहा, उनसे अभिभूत भी होता रहा। लेकिन अचानक मेरे लिए एक बड़ी खुशी का, एक आह्लाद का अवसर आया जब मेरे पास एक उपन्यास पहुंचा, अवांतर कथा। उसके पहले मैं उपन्यासकार के तौर पे अनामिका को नहीं जानता था। वो उपन्यास पढ़ते हुए मैं मतलब निश्चित तौर पे उनकी कविताओं के साथ जो अनगढ़पन है, उनकी कविताओं में जो मतलब दिशाओं का अतिक्रमण है, उनकी कविताओं में जो तयशुदा मुहावरों के खिलाफ जाने का साहस, अपने मुहावरे, अपना शिल्प गढ़ने का जो साहस है, वो अवांतर कथा में है। अवांतर कथा पढ़ते हुए जो उपन्यास के नाम से स्पष्ट है, उसमें बहुत सारी कथाएं लगता है कि अरे ये लेखिका यहाँ जा रही है, वहां जा रही है, लेकिन वो अपने आप में बहुत पठनीय उपन्यास है। और उसको पढ़ना, ये समझना है कि स्त्री जब लिखती है उपन्यास तो कितनी तरह की गलियों से गुजरती है। खैर, वो उपन्यास मेरे और उनके बीच पहले संवाद का सेतु बना। मैं संकोच में था, उन दिनों और ज्यादा हुआ करता था कि मैंने कभी किसी मुलाकात में कृतज्ञता जताई होगी किताब भेजने के लिए, लेकिन वो इतने आत्मीय ढंग से मिली। उनकी मिठास के चर्चे हिंदी में तरह तरह से, कभी चुपचाप व्यंग्य में भी, कभी सहज श्रद्धा भाव में भी किए जाते हैं, लेकिन वो इतना आत्मीय और इतना जाना पहचाना सा अंदाज था, लगा कि आप अपने घर परिवार की किसी स्त्री से मिल रहे हैं जो लेखक नहीं है, किसी ढंग से आपकी सगी है। वो सगी बहन हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो वो एक बहुत आत्मीय संबंध वहां से जो विकसित हुआ, वो बहुत कम संवाद के बावजूद, इत्तेफाक से इधर कुछ दिनों में अलग अलग वजहों से उनसे मेरा संवाद थोड़ा बढ़ा, लेकिन महीनों हम लोगों की बातचीत नहीं होती है। मुलाकातें दिल्ली जैसे शहर में एक नौकरी पेशा आदमी की अस्त व्यस्तता के बीच स्थगित होती जाती हैं, तो उनसे मिलना जुलना भी कम हुआ। लेकिन उनकी रचनाओं से लगातार गुजरता हुआ। और जो दूसरी बात मैंने महसूस की, जिसका वास्ता उनके व्यक्तित्व के अलावा उनके लेखन से है, कि जो सहजता, जो सरलता, जो गार्हस्थ्य भाव उनके व्यक्तित्व में है, वो उनके लेखन में भी है। वहां वो जैसे अपने आप को हर कोई लिखता है, अपने आप को लिखने का मुहावरा कोई ऐसा नहीं है जो लेखकों से अलग हो या अप्रचलित हो, लेकिन अनामिका जिस तरह अपने आप को लिखती हैं, जिस तरह वो अपने संसार को लिखती हैं, वो एक अलग सा अनुभव है। दिलचस्प ये है, अमूमन हम लोग लिखते हैं तो बहुत सारी परंपरा के दबाव में लिखते हैं, हम लोग बहुत सारी शैलियों से प्रभावित होकर लिखते हैं। हम लोग दुनिया भर का साहित्य पढ़ लेने के बाद ये जान जाते हैं कि कविता ऐसे लिखी जाती है, कहानी ऐसे लिखी जाती है, उपन्यास ऐसे लिखा जाता है, और उस शिल्प को अख्तियार करके लगभग उन्हीं मुहावरों में अपनी बात कह डालते हैं। अनामिका ये नहीं करती।
अनामिका अपने व्यक्ति को बिल्कुल छोड़ती ही नहीं है, उनका व्यक्ति ही लिखता है। और ये बात अचरज में इसलिए डालती है कि उनका अध्ययन संसार बहुत विपुल है। हिंदी की पूरी शास्त्रीय पाठ सामग्री से, मेरी आवाज आ रही है ना, परिचित होने के बावजूद, और आ रही है। हाँ, अंग्रेजी के प्राध्यापक होने के नाते अंग्रेजी की साहित्यिक परंपरा से और वैश्विक परंपरा से परिचित होने के बावजूद वो उसकी छाया तो आने देती है। आपको उनकी रचनाओं में टॉल्स्टॉय भी मिल जाएंगे, शेक्सपियर भी मिल जाएंगे, अन्ना करेनिना भी मिल जाएगी, उनको आपको दूसरी तमाम लेखिकाएं भी मिल जाएंगी, लेकिन अपनी गढ़न में, अपनी रचना में, अपने शिल्प में और अपनी बात के केंद्र में वो हमेशा अपने जिए हुए को, अपने अनुभूत संसार को, उस संसार से हासिल मुहावरों को रखती हैं, और उसको इस तरह रखती हैं कि हमें एक गहरी परंपरा का बोध तो होता ही है, और वो परंपरा कोई पुरानी, कोई जड़ सी चीज नहीं है, हमें अपने चारों तरफ बिखरी मिलती है। हमारे रसोई घर में, हमारे पुराने घरों के देखे हुए आंगनों में, सिलबट्टों में, सब्जियों में, तमाम जगह परंपरा दिखती है। लगता है कि जैसे हम अचानक वहां जाकर खड़े हो गए। लेकिन उसके साथ साथ ये नजर आता है कि कवित्री के पांव उस परंपरा में, लेखक के पांव उस परंपरा में बंधे हुए नहीं, वो उनसे बहुत आगे जाती है। वो आधुनिकता में छलांग लगाती है बोलना फिर शिल्पगत लिहाज से गलत होगा, क्योंकि ऐसा कोई प्रयत्न उनके यहां दिखता नहीं है, लेकिन लगता है कि कोई करिश्मा है जिससे अगर उनका एक पांव परंपरा में बंधा हुआ है, परंपरा में पर है, परंपरा की जमीन पर है, तो दूसरा पांव आधुनिकता के आसमान में भी। और ये करते करते मुझे उनके कविताओं का ख्याल आ रहा है। उनके बिंबो जो बहुत चर्चित कविताएं हैं हिंदी की, अब वो कितनी सहजता से लिखती हैं, और उनको पढ़ते हुए क्यों हम बार बार ये याद करने को मजबूर होते हैं कि अरे वो, मतलब उनके लेखन में कितनी सहजता है। जैसे उनकी कविता अयाचित, अब देखिए भंडार से शुरू होती है। भंडार स्त्री का सबसे अंदरूनी कोना होता है। भंडार घर में उसकी पाक के कला के, जो हमारी पारंपरिक चेतना वाली स्त्री है, उसका सारा सामान, सारी सुगंध, सारी खुशबू, उसकी पुरातनता सब उसमें होती है। और उस भंडार में अनामिका क्या रखती हैं? मेरे भंडार में पिछला जन्म 7 कार्टन रख गई थी मेरी माँ। मेरे भंडार में एक बोरा अगला जन्म, पिछला जन्म 7 कार्टन रख गई थी मेरी माँ। देखिए, भंडार भी है, माँ की स्मृति भी है, और एक बोरा अगला जन्म और पिछला जन्म 7 कार्टन। चूहे बहुत चटोरे थे, घुनों को पता ही नहीं था कुनबा सीमित रखने का नुस्खा। चूहे भी चले आए। चूहे कहाँ के? आप, मैं इनका अर्थ नहीं बताने जा रहा हूं। मैं जानता हूं कि वो इतना संप्रेषणीय है अपने आप में कि कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरे भंडार में एक बोरा अगला जन्म, पिछला जन्म 7 कार्टन रख गई थी मेरी माँ। चूहे बहुत चटोरे थे, घुनों को पता ही नहीं था कुनबा सीमित रखने का नुस्खा। सो सबों ने मिल बांट कर मेरा भविष्य 3/4 और अतीत आधा मजे में हजम कर लिया। बाकी जो बचा उसे बीन फटक कर मैंने सब उधार चुकता किया। हारी बीमारी निकाली, लेन देन निपटा दिया। अब मेरे पास भला क्या है? अगर तुम्हें ऐसा लगता है कुछ है जो मेरी इन हड्डियों में है अब तक, मसलन की आग, तो आओ अपनी लुकाठी सुलगाओ। क्या कविता है! यानी एक स्त्री अपने भंडार घर में खड़ी है। वो भंडार जो है स्मृतियों का भंडार है, वो अनुभव का भंडार है, लेकिन वो मुहावरे बदलने को बिल्कुल तैयार नहीं है। जैसे वो पूरे हिसाब निपटा रही है जो हम अपनी माओं को, अपनी दीदियों को करता देखते रहे, अपनी बुआओं को करता देखते रहे।
वो स्त्री कर रही है, लेकिन किस तरह कर रही है? वो अगले पिछले सारे जन्मों का हिसाब चुका रही है, याद दिलाती हुई कि चूहे भी इनमें हैं, घुन भी इसमें है, लेकिन मेरी हड्डियों की आग बची हुई है, चाहो तो इसको भी सुलगा लो। ये अनामिका है अपने शास्त्रीय वैभव के साथ। ऐसी कविताएं बहुत सारी हैं, आप कहीं से उनको खोज लें, कहीं से उठा लें। एक औरत का पहला राजकीय प्रवास, वो स्त्री जो है एक होटल में जाती है, वो पहली बार बाहर गई है, वहां रुकती है, और मैं उसमें मतलब अचानक वो बात करते करते डनलप पर लेटी, चटाई चुभी घर की, लेटी हुई डनलप पे होटल के, चटाई घर की चुभ रही, अंदर कहीं रीढ़ के भीतर। तो क्या एक राजकुमारी ही होती है हर औरत? 7 गलीचों के भीतर भी उसको चुभ जाता है कोई मटर दाना आदिम स्मृतियों का। आदिम स्मृतियों का ये मटर दाना पता नहीं कहां वो दबाए रखती है, जो उनकी कविताओं को सरस भी बनाए रखता है और सब कुछ से जोड़ता है। लेकिन इस कविता का अगला हिस्सा जो सबने पढ़ी हुई होगी मेरा ख्याल है, वो अपने पैसे खर्च करके 3 कॉल करती है, अपने बेटे को, अपने प्रिय को और अपनी माँ को, और तीनों को कहती है कि तुम हो मेरे सबसे प्यारे। और आखिरी खेल ये है कि जब वो मतलब पेशी हुई खुदा के सामने, तो इसी एक जुबान से उसने 3-3 लोगों से कैसे ये कहा, सबसे ज्यादा तुम हो प्यारे, ये तो सरासर है धोखा, सबसे ज्यादा माने सबसे ज्यादा। लेकिन खुदा ने कलम रख दी और कहा औरत है, उसने यह गलत नहीं कहा। ये बात है। तो अनामिका औरत होना अपना कभी नहीं छोड़ती, किन्हीं शर्तों पे नहीं छोड़ती। वो अपने इसी स्त्रीत्व से मतलब अगले पिछले सारे जन्म निपटा देती है। उनका कविता संग्रह जब आया, मतलब अनुष्टुप आया, उसके बाद कई कविता संग्रह उनके आए, मुझे एक संग्रह पे लिखने का अवसर मिला जो था टोकरी में दिगंत। इत्तेफाक से ये वो संग्रह है जिसपे उनको साहित्य अकेडमी सम्मान भी मिला। तो मेरे लिए वो एक अवसर था कि उस पूरे संग्रह को अनामिका की बाकी कविताओं के साथ पढ़ते हुए मैं कुछ बातें कहूं। मैं चाहता हूं कि उसका कुछ हिस्सा मैं बस ऐसे ही पढ़ डालूं ताकि कुछ समझ में आए कि वो किस तरह की कविताएं लिखती हैं, उनके मतलब क्या होते हैं। एक बात और इसको कहने से पहले, जो कविताएं मैंने सुनाई उनमें भी ख्याल आया होगा, अनामिका लगातार संवादरत स्त्री है। संवाद जैसे बतकही, संवाद तो भारी भरकम शब्द हमने बना दिया है, जैसे वो बड़े मंचों पे होता है, बड़े लोगों के बीच होता है। ये बतकही है, जो वो बतकही करते करते वो ये सारा कुछ कहती हैं। तो मैंने जो लिखा था, अनामिका हिंदी की ऐसी विरल कवित्री हैं जिनका परंपरा बोध जितना तीक्ष्ण है, आधुनिकता बोध भी उतना ही प्रखर। उनकी पूरी भाषिक चेतना जैसे स्मृति के रसायन में घुलकर बनती है और पीढ़ियों से नहीं, सदियों से चली आ रही परंपरा का वहन करती है। उनकी पूरी कहन में यह वहन इतना सहज संभाव्य है कि उसे अलग से पकड़ने पहचानने की जरूरत नहीं पड़ती। वह उनके निर्मिति में नाभिनालबद्ध दिखाई पड़ता है। कहने की जरूरत नहीं कि उनका स्त्रीत्व सहज ढंग से इस परंपरा की पुनर्व्याख्या और पुनर्रचना भी करता रहता है। उनके जो बिंब कविता में हमें बहुत अछूते और नए लगते हैं, जीवन की एक धड़कती हुई विरासत का हिस्सा है। उसी में रचे बसे उसी से निकले हैं और उन्हें एक विलक्षण कवित्री में बदलते हैं। वैसे तो अनामिका का पूरा लेखन इस प्रक्रिया का साक्ष्य है, लेकिन उनका काव्य संग्रह टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014, तो जैसे पूरब से पश्चिम तक, सभ्यता के सूर्योदय से शाम तक, बौद्ध थेरियों से अन्ना करेनिना तक अनामिका के विपुल विराट सांस्कृतिक दार्शनिक चिंतन का समाहार है। वाकई ये टोकरी अनुभव और संवेदना के
इतने दिगंत समेटे हुए है कि इससे गुजरना, सुख दुख करुणा और यंत्रणा की उस द्वंद्व की यात्रा करना है जिसका नाम मानव सभ्यता है। कविता की सभ्यता की इस यात्रा में हमें बुद्ध को भात का न्योता देती आम्रपाली मिलती है और याद करती है जो बुद्ध ने कहा था, रह जाएगी करुणा, रह जाएगी मैत्री, बाकी सब ढह जाएगा। लेकिन क्या रहा और क्या ढहा? रहने और ढहने के बीच न जाने क्या क्या सहती कहती और बांटती थेरियों की एक पूरी बस्ती है जो ज्ञान और करुणा के जल से कवित्री को और उनके सहचर पाठक को सींचती है। तृष्णा थेरी, भाषा थेरी, स्मृति थेरी, सरला थेरी, मुक्ता थेरी, जिजीविषा थेरी जैसी थेरियां इतिहास के परिपार्श्व में चल रहे जगत के विराट नाटक में मंच पर आती हैं और अपने हिस्से के अनुभव, अपनी यातनाएं, अपने दुख और उम्मीद कुछ इस तरह साझा करती हैं जैसे स्त्रियां ही कर सकती हैं। इन स्त्रियों के बीच 2500 साल का फासला जैसे नजर आता ही नहीं, और अगर आता है तो यही याद दिलाता है कि समय के आर पार आता जाता सदियों और सहस्राब्दियों में से एक लंबा धागा है जो इन स्त्रियों को बांधे रखता है। मैं आदिम भूख हूं बेटी, मुझे पहचान रही हो? दुर्भिक्ष में चूल्हा, फकीर की एक आंख सा धसा, जांचता है गौर से मुझको, हंसता है इट्टहास की तरह। फैल जाती हूं मैं हर तरफ, यह तृष्णा थेरी कहती है और सुनने लिखने वाली बताती है, मैं आपको जानती हूं मां। यह सुनने लिखने वाली कौन है जो तृष्णा थेरी को बता रही है कि वो जानती है उनको? यही एक कवित्री का प्रतिरूप है। तो ये जो कविता संग्रह है, ये मैं नहीं कहूंगा कि उनके समुचे कृतित्व के चरम की तरह आया है, क्योंकि उनका कृतित्व तो एक बहती हुई धार जैसा है जिसके अलग अलग पड़ाव, अलग अलग कूल है और ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। लेकिन इसी के बाद उनका एक उपन्यास आता है और इत्तेफाक से जिस 1000 साल की के फासले की बात मैं कर रहा हूं वो उस उपन्यास में भी मौजूद है। वो है आईना साज। आईना साज जो उनका उपन्यास है वो अपने आप में एक अलग तरह का उपन्यास है। वो एक उसका एक बड़ा हिस्सा कह सकते हैं कि जीवनी है अमीर खुसरो की, और अमीर खुसरो की जीवनी जाहिर है कि आसान काम नहीं है लिखना, और वो जीवनी की तरह है भी नहीं, लेकिन वो एक उपन्यास 2 हिस्सों में बटा उपन्यास है। और दूसरा हिस्सा वो जो जीवनी लिखी गई है उसको पढ़ने वाली एक पाठिका, लेखिका, एक प्रोफेसर के जीवन से शुरू होता है। तो मैं फिर इसके कुछ हिस्से चाहता हूं पढ़ना, और मैं एक मिनट, हाँ, एक छोटा सा हिस्सा, क्योंकि बहुत सारी बातें जो मैं कह चुका कविता संग्रह के संदर्भ में, उनकी पुरानी कविताओं के संदर्भ में, परंपरा और आधुनिकता और स्मृति से जुड़ी, वो यहाँ भी मौजूद हैं। लेकिन एक छोटा सा हिस्सा है, उपन्यास का एक हिस्सा अमीर खुसरो पर केंद्रित है, लगभग उसकी जीवनी, लेकिन न यह शुष्क जीवनी है और न ही वही अमीर खुसरो जो वह रहा होगा। इस अमीर खुसरो में जैसे अनामिका की आत्मा भी दाखिल हो गई है। वह इस खुसरो को जी भी रही है और बदल भी रही है, बल्कि ये काम करते हुए वे सबसे पहले उस घटना से मुठभेड़ करती हैं जिसने उनकी कल्पना के मुताबिक खुसरो को सबसे ज्यादा मत दिया होगा। यह रानी पद्मावती का प्रसंग है। शायद यह अनामिका की कल्पना है और निस्संदेह खूबसूरत है कि अमीर खुसरो की कविता पर मोहित पद्मावती उनके भरोसे पर ही अलाउद्दीन खिलजी को दर्पण में चेहरा दिखाने को तैयार हुई थी। खिलजी ने खुसरो से वादा किया था कि वह इसके बाद दिल्ली लौट जाएगा। उसने वादा भी तोड़ा और खुसरो का दिल भी। अमीर खुसरो इस उपन्यास में आने वाले दिनों में इसी पछतावे की आग में जलते दिखते हैं। गजब यह कि उपन्यास में खुसरो की पत्नी मेहरुन्निसा और बेटी कायनात जीती जागती रूहों की तरह मौजूद है। अनामिका के साथ मिलकर वे खुसरो को बना रही है। कहना न होगा कि अनामिका इन सब में मौजूद है।
जैसे मेहरुन्निसा के भीतर संत राबिया है और कायनात के भीतर बहुत सारे ईरानी शायर। इन किरदारों को उनके समय की कशमकश के साथ गढ़ते हुए अनामिका इतिहास और भूगोल में जैसे अपनी गीली कलम लिए उतरती हैं। उन्हें मालूम है कि उनके पास बहुत आधा अधूरा कच्चा पक्का इतिहास है, युद्धों और दरबारों के किस्सों के भीतर छुपा हुआ इतिहास, तब की दिल्ली की गलियों के भीतर खोया हुआ इतिहास और उस समय की शायरी और जिंदगी में छुपा हुआ न दिखने वाला इतिहास। इस इतिहास को पकड़ने पढ़ने और नया रूप देने के लिए जो संवेदनशीलता चाहिए, मिट्टी को परखने, उससे खेलने और उसे मनचाहा आकार देने के लिए जो सुघड़ता चाहिए, वह अनामिका में पर्याप्त है। बेशक वे अपनी तरह की हिंदी लिखती हैं, लेकिन उसी में उस माहौल को बहुत करीने से पकड़ती हैं और उन किरदारों को भी जो इस माहौल से निकलते हैं। शायद इसीलिए उपन्यास का ये हिस्सा जैसे अपनी तरह की काव्यात्मकता से भरा हुआ है। पद्मिनी के जौहर से खिन्न और टूटा हुआ खुसरो सोचता है, औरत पर जमीन के टुकड़े की तरह कब्जा कर लेने की वहशत जरा भी ठहर कर नहीं सोचती कि जमीन की तरह औरत बेजान नहीं होती, खुदा का नूर होती है। रोशनी को, धूप को, हवा को जेब में नहीं ठूसा जा सकता, उसका बस एहसास ही किया जा सकता है। वह भी अना का, अहं का मटका उलट कर मटका खाली होगा, तभी तो भरेगा नूर से, रोशनी से। पहले से उसमें कूड़ा भरा होगा तो कितना नूर जज्ब कर पाओगे। खुदा की नेमत की तरह बाअदब होकर जो भी अभिभूत करने वाला अनुभव हो, सुख दुख या सौंदर्य रोम रोम से जज्ब किया जाए तो बात बन जाती है। लूट खसोट जबरदस्ती से सोना भी मिट्टी हो जाता है। इसके पहले कि खिलजी चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई कर उसे लूटने आता, पद्मिनी लपटों में समा गई और उसकी राख आज तलक उड़ उड़ कर मुझसे पूछती है, कैसे हो खुसरो, कैसे है खुसरो, कैसे है खुसरो। ये सवाल जैसे इतिहास की अनुगूंज है, वो सवाल आज तक बना हुआ है। तमाम स्त्रियों के नाम पर होने वाले युद्ध में, स्त्रियों के उत्पीड़न में, स्त्रियों के साथ लगातार चल रहे अन्याय में, गैर बराबरी में, वे तमाम लोग जो स्त्री संवेदना को महसूस करते उसकी तरह से सोचते हैं, उनके लिए सवाल है, कैसे हैं खुसरो। एक स्त्री जो जल जाती है, जिसको जौहर कहा जाता है, वो परंपरा की आग में, आक्रमण के धक्के में जला दी जाती है। वो उसकी लपटें पूछती हैं, उसकी राख पूछती है, कैसे हैं खुसरो। ये सच है कि इस उपन्यास का दूसरा हिस्सा मुझे बहुत पसंद नहीं आया था। लगा कि जैसे खुसरो के ट्रांस से बाहर आने के बाद, लेखन कई बार ट्रांस में होता है, बहुत गहरे जादू में उतरकर आप एक दूसरे जादू की रचना करते हैं। तो जो खुसरो का हिस्सा है इस उपन्यास का, आईना साज का, वह तो जैसे किसी मतलब किसी सम्मोहन में लिखा गया है, वो एक जादू की तरह लिखा गया। लेकिन दूसरा हिस्सा उस सम्मोहन से बाहर आता है और अनामिका फिर अपने घर के बाहर के दुनिया में जितने सारे सरोकार हैं, मार्क्सवाद हो, बुद्धवाद हो, तमाम तरह के निजी और सार्वजनिक झगड़े हों, सबको निपटा देने, सबको सुलटा देने की हड़बड़ी में थोड़ी सी दिखाई पड़ती है। उस हड़बड़ी की वजह से इसका हिस्सा मुझे, अगर कमजोर शब्द इस्तेमाल न करूं तो भी थोड़ा बिखरा हुआ, थोड़ा कम प्रभावी दिखता है। लेकिन कुल प्रभाव उपन्यास का बड़ा है और अपने ढंग से उसका एक मोल है। बहरहाल एक उपन्यास, एक कविता संग्रह और एक आलोचना की पुस्तक, इन तीनों की मार्फत जो अनामिका को समझने की जो कोशिश मैंने की, उसमें बहुत सारी चीजें जुड़नी है। एक बात और मैं, मतलब इस बात को मैं याद करता हूं तो थोड़ा सा, अनामिका कायदे से 80-90 के दशकों में लिखना शुरू करती हैं, अपनी पहचान बनाती हैं। उसके पहले अगर आप देखें तो समकालीन हिंदी साहित्य में
कविता की विराट परंपरा जैसे महादेवी के बाद थम सी जाती है। कुछ गिनती पे नाम हमारे पास हैं जो हम सब जानते हैं। आप स्नेहमयी चौधरी को याद करते हैं, आप और भी लोगों को याद करते हैं, लेकिन आप एक जैसे कहानी में कृष्णा सोबती है, मन्नू भंडारी है, मृदुला गर्ग है, चित्रा मुद्गल है, ममता कालिया है। वो 70-80 के दशकों में जिस तेजी से 60-70-80 के दशकों में बन रही हैं, वैसा मुझे कविता में दिखाई नहीं पड़ता है। 80-90 के दशकों में अचानक मैं पाता हूं कि बहुत सारी अलग अलग आवाजों के साथ कम से कम 4 या 5 कवित्रियां एक साथ उभरती हैं। कात्यायनी एक बहुत तीक्ष्ण राजनीतिक चेतना के साथ, गगन गिल एक बहुत चुप सी तड़प वाली कविता के साथ, और एक अनामिका जो लगभग दोनों छोरों को छूती हैं, कभी चुप्पी में चली जाती हैं, कभी प्रगल्भता में, जैसे वो घर का काम करते हुए कविता लिखती हैं। चाहे तो इस सिलसिले में हम इनके साथ की तेजी ग्रोवर और बाद के वर्षों में आई सविता जी को भी जोड़ सकते हैं, सविता सिंह को और नीलेश रघुवंशी को। लेकिन यह वह दौर है जब हिंदी कविता की परंपरा अपने आप को नए सिरे से सिरज रही है। आज आप देखेंगे कि जिस कवित्री के मुहावरे, एक बात और, जितने देशज बिंब कविता में, मतलब शिल्प की अनामिका जैसे परवाह नहीं करती। लगता है कि उनकी कविताओं को काट छांट दें, संपादित कर दें। लेकिन आप ऐसा जतन करेंगे तो आप पाएंगे कि वो जंगल कुछ कम असरदार रह गया, वो झड़बेरियां कुछ सिमट सी गई, जिनसे उनकी कविता का पर्यावरण बनता है, जिनसे उनकी कविता का पूरा वायुमंडल बनता है। तो ये कोशिश भी हम नहीं कर सकते हैं। अंततः हम पाते हैं कि ये बिखराव, ये शिल्प का अतिक्रमण, ये शब्दों को बिल्कुल अपनी शर्तों पे कहीं से उठा के कहीं डाल देने का जो एक जिद्दी अभ्यास है, वो उन्होंने अपने ढंग से अर्जित कर किया है। और मतलब लगभग मुहावरों में बदलती, बार बार दोहराई जाती उनकी जो कविताएं हैं। मैं दरवाजा थी, मुझे जितना पीटा गया उतनी खुलती गई, वो क्या बिंब है जो आदिम स्मृतियों का मटरदाना की बात मैंने की। जुएं बीनती औरत पे, और औरतें जो हैं, आप पुराने गांव देहातों को याद करें, एक छोटे शहर की वो सारी धुकधुकियां जिनके बीच आंगन बने रहते थे, याद करें तो माँ बेटियों की, बहन बहनों की, सखियां सखियों की जुएं ढील चुना करती, माथे से ढील निकाला करती थी। उन जुओं पे कविता लिखने का जुआ अनामिका ही खेलती। और दूसरी कविता मुझे तत्काल ध्यान में नहीं आती। ऐसी बहुत सारी कविताएं हैं जो घर संसार से ही बिल्कुल निकली हैं, और ऐसे तटका अछूते बिंबों से लैस हैं, जातीय स्मृति की इतनी अनुगूंजों से लैस हैं कि उनके लिए, उनको पढ़ने के लिए विद्वान होने, परंपरा से परिचित होने की आवश्यकता नहीं, किसी आलोचक की भी आवश्यकता नहीं। वो सीधे सीधे आपको छूती है। और उनके बाद जो स्त्री कविता आती है बहुत सारी आवाजों में, हमारे पास तो जैसे स्त्री रचनाशीलता का विस्फोट है 21वीं सदी में। 2, 4, 5 नहीं, 50 नाम आपको याद आ जाएंगे, और ये मलाल बना रहेगा कि आपने 50 नाम और छोड़ दिए। इतनी सारी आवाजें हैं। उन आवाजों पे सबसे ज्यादा प्रभाव अगर आप पाएंगे तो देखेंगे कि अनामिका की शब्दावली का है, अनामिका के बिंबों का है। रोटी बेलती धरती को रोटी की तरह बेलती हो, या वो तमाम मुहावरे आज जो दिखाई पड़ते हैं, उनकी उपस्थिति की एक बड़ी छाया है जो हमारे समय पर पड़ रही है, और हम तमाम लोगों पर पड़ रही है। इस समय में होना, इस बहुत रचनाशीलता के संकट का दौर। एक बात और मैं कहूंगा अनामिका की राजनीति को लेकर, ये बड़ी दुविधा में डालने वाला सवाल है। जब उनको साहित्य अकेडमी मिली तो अचानक ये कहा जाने लगा कि उनको साहित्य अकेडमी वापस कर देनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, ये एक दक्षिणपंथी अकेडमी का फैसला है। और इस बात को भी जैसे बार बार
कहा गया कि वो तो किसी मुद्दे पे कुछ नहीं बोलती हैं, वो चुप रहती हैं। तो लेकिन अगर आप उनकी रचनाओं से गुजरें, उनके उपन्यासों को देखें, तो आप पाएंगे कि उनमें एक बड़ी मुखर राजनीति है और वो राजनीति अपनी तरह से प्रगतिशील है। उस राजनीति में प्रगतिशील मूल्यों की वकालत है। वो राजनीति बराबरी में, समता में भरोसा करने वाली, वो नकली मंदिर मस्जिद के झगड़ों को तिरस्कार से देखने वाली दृष्टि है। वो नाम लेके आलोचना करें न करें, वो हर दैनंदिन फेसबुकिया टिप्पणियां करके हर एक कदम की निंदा करें न करें, वो हर बार नारा लगाएं न लगाएं। मैं नहीं बोल रहा हूं कि नारे लगाना, रोज टिप्पणियां लिखना बेकार है। मैं एक अरसे तक करता रहता हूं और जब भी मौका मिलता है करूंगा, लेकिन वो एक अलग चीज है, उसका अपना महत्व है। लेकिन उन लेखकों का महत्व भी है जो अपनी रचनाओं में अपनी तरह से अपनी अभिव्यक्ति खोजते चुनते हैं। ये अनायास नहीं है कि 1000 बरस की परंपरा में अनामिका को लिखने के लिए अमीर खुसरो मिलता है जिस पे वो लिखती हैं, कोई दूसरा किरदार वो नहीं चुनती हैं। तो ये छोटी बात नहीं है। उनका एक उपन्यास, अब मैं नाम भूल गया, तत्काल, जो इमरजेंसी के दिनों के कैदियों को लेके है शायद, अवान्तर कथा में राजनीति के कई प्रसंग हैं। तो आप खुद इसमें आईना साज के जिस दूसरे हिस्से को मैं बोल रहा हूं कि मुझे उतना रुचा नहीं, उसमें राजनीतिक टिप्पणियां हैं, उनकी कविताओं में राजनीतिक टिप्पणियां चली आती हैं। तो ये कहना कि वो राजनीति से परहेज करती हैं, राजनीतिक टिप्पणियों से बचती हैं, एक तरह की कोमलता उनके पूरे व्यक्तित्व में है। बहुत आक्रामक होना बहुत अच्छी बात नहीं है, और बहुत आक्रामक तेवर दिखाना कई बार लगता है कि एक तरह का हमारे समय में मतलब अपने आप को छुपाने का भी तरीका है। तो जो रघुवीर साहब की बहुत मशहूर हो गई पंक्ति है कि क्रोध होगा विरोध नहीं, तो हम क्रोध में झाग तो निकालते हैं, वास्तविक विरोध नहीं करते हैं, जो हमारी रचनाओं से दिखता है, दिखना चाहिए। तो इस बात के साथ मैं आज अपनी टिप्पणी यही खत्म करता हूं। अर्पण जी, आपको मंच दोबारा सौंपता हूं। जी जी जी, शुक्रिया प्रियदर्शन जी, एक बेहतरीन संवाद के लिए। और संवाद कहें या बत कही कहें, जो आप कह रहे थे। और मित्रों, हम लोग चाह रहे थे कि इस एकाग्र में प्रियदर्शन जी जुड़े, और आप सभी जानते हैं कि वे निरंतर कई मोर्चों पे सक्रिय हैं। विभिन्न पुस्तकों पे लगातार उनकी टिप्पणियां हम लोग पढ़ते रहे हैं। अलग अलग कार्यक्रमों में उनके वक्तव्यों से मंत्रमुग्ध होते रहे हैं। जो वे बात अनामिका जी के लिए कह रहे थे, यह बात उन पर भी लागू है। बहरहाल अच्छा हुआ कि इस सप्ताहांत में वे कुछ समय निकाल पाए और यह चर्चा संभव हुई। उन्होंने शुरुआत की, कुछ मुलाकातों की भी चर्चा की। इधर भी कई जो हैं, कई कई अवसरों पर प्रियदर्शन जी उनसे मिलते रहे हैं, बातचीत होती रही है। तो कुछ और ऐसी बातें, कुछ संस्मरणात्मक कहना चाहें प्रियदर्शन जी? माइक ऑन कर लें जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो सच ये है कि मतलब उनसे जब बात होती है वो बहुत सुखद एहसास होता है। और मतलब अभी बोलते बोलते मुझे ख्याल आ रहा है, मैं उनके घर गया था एक बार, अचानक उन्होंने मुझे एक कॉपी पकड़ा दी। वो कॉपी जो थी, देखो तुम्हारी कविताओं पे कुछ लिखा है या कहानी संग्रह पे, किसी पर। सोचिए कि मैं इतना लापरवाह हूं कि मुझे उसका ख्याल भी नहीं है। तो इसको देखना तो एक बार, और अगर टाइप में कुछ हो सके तो मुझे लगा कि 2, 4, 5, 10 पंक्तियां होंगी। वो पूरी की पूरी रिव्यू थी, कलम से लिखी हुई, काट छाट के बड़े, वो लगभग आधी कॉपी भर रिव्यू है, और अभी तक वो मेरे पास पड़ी हुई है। मैंने कहा कि वो छपे न छपे, लेकिन मेरे लिए उसका एक बड़ा मूल्य है। वो मेरे लिए, उन्होंने अपने हाथ से मतलब इतने अच्छे से, इतनी और उसके पहले भी रचनाओं पे वो उन्होंने बहुत उदारता के साथ अपनी राय दी है, लिखा है। तो वो कोई पहला अवसर नहीं था, लेकिन मेरे लिए देखना कि
बिना बड़ी सहजता से, अमूमन मैं मतलब इस बात को यहाँ कहने का भी ज्यादा औचित्य नहीं है कि मैं किसी को नहीं कहता हूँ कि मेरी किताब पढ़े या मेरी किताब पे कोई टिप्पणी करे, लेकिन बिना कहे जिन लोगों ने अपनी ओर से मतलब कुछ किया, किताबों पे कुछ लिखा या जो कहा, उनमें बहुत आत्मीय भाव से अनामिका जी का लेखन रहा। वो हमेशा मदद को तैयार, और एक तरह की जो तटस्थता की बात मैं कर रहा हूँ, मतलब तटस्थता सही शब्द नहीं है, लेकिन जिसको स्थितज्ञता बोलेंगे बड़ा भारी शब्द है, लेकिन इसी के आसपास का कुछ जिसमें निर्णय को आप किसी पूर्वाग्रह से प्रभावित न होने दें। इत्तेफाक से हम लोग हाल में एक पुरस्कार समिति में थे, और उस निर्णय प्रक्रिया के दौरान लगातार जो बातें हुई, मैंने देखा कि कितनी सहजता से वो उन सारी बातों को रखती गई, और उसके बाद भी निर्णय को लेकर जो बातें अंदरूनी रही वो बहुत सहज रही, मुझसे बहुत विस्तार में बात होती रही। और कई बार हाँ, योजनाएं उनके साथ कई बनाई, हमने भी बनाई। इन दिनों वो लगातार कई योजनाओं पे काम कर रही हैं, और एक योजना हमने मिलकर मतलब बनाई तो उन्होंने थी, बड़े उत्साह में वो योजना बनाती हैं, और बड़ी पक्की सी योजना। अब मैं बोलता हूँ कि मैं तो कर दूंगा, अब वो करने का अवसर मिलता ही नहीं है। जैसे एक योजना है कि हिंदी की जो बहुत पठनीय कविताएं हैं पूरी परंपरा से, मैंने कहा कि मतलब आधुनिक कविता के संदर्भ में नहीं, खड़ी बोली की कविता के संदर्भ में कहें तो मैंने कहा कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध से लेकर बिल्कुल आज तक के कवि की 50 कविताएं चुनते हैं, 50 कवियों की, और एक जैसे अंग्रेजी में एक प्रतिनिधि संग्रह, पठनीय संग्रह आता है, वैसा लाए। उन्होंने कहा नहीं, 50 से नहीं चलेगा, उसको और बड़ा करेंगे, और उसमें एक कवि की 2-2, 3-3 कविता भी ऐसी शामिल करेंगे जो बिल्कुल पठनीय हो, जो आम फहम गैर हिंदी भाषी पाठक भी उसको पढ़े, और उसको पढ़कर हिंदी पढ़ने में उसकी दिलचस्पी जागे। तो हिंदी के प्रति जो मोह है, हिंदी के विस्तार के प्रति जो उनका आग्रह है, ये मुझे, और उनकी जो मतलब योजना बनाने में, और इस बात की परवाह किए बिना कि आप उन योजनाओं को अंजाम देने में उनकी कितनी मदद कर पाते हैं, कितनी नहीं कर पाते हैं, वो जुटी रहती हैं, आपको जोड़े रहती हैं, ये बड़ी बात है। जी। शुक्रिया प्रियदर्शन जी। और मित्रों, हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ कुछ रचना अंश भी यहाँ पर रखे जाएं, और पूर्व में भी कुछ कड़ियां इसी पर हुई जिनमें रंगकर्मियों ने भी उनकी कविताओं का पाठ किया, कुछ वक्ताओं ने भी किया। आज कुछ अंश प्रियदर्शन जी की ओर से भी आए। एक कविता है प्रियदर्शन जी, अनुवाद। इस कविता की अब तक चर्चा संयोग ही कहिए कि इस एकाग्र में नहीं हुई, तो इसी कविता के लिए, अनुवाद के लिए काफी पहले, संभवतः कहिए कि पिछली सदी के अंतिम दशक में 1996 के आसपास उन्हें भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार प्राप्त हुआ। जी माइक ऑन कर लें, प्रदर्शन जी माइक ऑन कर लें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे याद आया। जी, हाँ अनुवाद, तो क्यों नहीं आज इस अवसर पर इसका भी पाठ कर लिया जाए। आप कर दीजिए। अनुवाद। जी जी हाँ जी, तो पढ़ता हूं। लोग लोग दूर जा रहे हैं, और इसमें भी किस तरह से वो पूरी ध्वनि आती है, जो जो बात प्रियदर्शन जी कर रहे थे शुरुआत में हंस के उस कार्यक्रम की, और किस तरह से वहां एक उम्मीद के रूप में और एक सशक्त हस्ताक्षर के रूप में उभरती हुई अनामिका उन्हें लग रही थी, और जो निश्चय ही उनकी उम्मीद यह क्रमशः साबित होती चली गई, सही साबित होती चली गई। तो देखें, यहाँ भी कई भाव हैं, ज्यादा नहीं बोलूंगा। अनुवाद, कविता है अनुवाद। लोग दूर जा रहे हैं, हर कोई हर किसी से दूर। लोग दूर जा रहे हैं, और बढ़ रहा है मेरे आसपास का स्पेस। इस स्पेस का अनुवाद विस्तार नहीं, अंतरिक्ष करूंगी मैं।
इस स्पेस का अनुवाद विस्तार नहीं, अंतरिक्ष करूंगी मैं, क्योंकि इसमें मैंने उड़न तस्तरी छोड़ रखी है, क्योंकि इसमें मैंने उड़न तस्तरी छोड़ रखी है। समय का धन्यवाद कि मेरी घड़ी बंद है, समय का धन्यवाद कि मेरी घड़ी बंद है, धन्यवाद खिड़की का कि एन उसके सीखचों के पीछे गर्भवती है चिड़िया। जो भी जहां है सबका धन्यवाद कि इस समय मुझ में सब हैं, सब में मैं हूं थोड़ी थोड़ी। भाएं भाएं बजाता है हारमोनियम मेरा खाली घर, इस खाली समय में बहुत काम है, इस खाली समय में बहुत काम है। अभी मुझे घर की उतरनों का अनुवाद करना होगा। अभी मुझे जी, आप बीच में कुछ टिप्पणी करना अच्छा लगेगा, आप माइक ऑन कर लीजिए। जी, अभी मुझे घर की उतरनों का बढ़िया, बहुत अच्छी अनुवाद हाँ कविता है। हाँ अभी मुझे घर की उतरनों का अनुवाद करना होगा जल की भाषा में, फिर जूठी प्लेटों का किसी श्वेत पुष्प की पंखुड़ियों में अनुवाद करूंगी मैं, किसी श्वेत पुष्प की पंखुड़ियों में अनुवाद करूंगी मैं। फिर थोड़ी देर खड़ी सोचूंगी कि एक झाग भरे सीख का क्या मैं कभी कर सकूंगी किसी राग में अनुवाद। फिर थोड़ी देर खड़ी सोचूंगी कि एक झाग भरे सीख का क्या मैं कभी कर सकूंगी राग में अनुवाद। दरअसल इस पूरे घर का किसी दूसरी भाषा में अनुवाद चाहती हूं मैं। दरअसल इस पूरे घर का किसी दूसरी भाषा में अनुवाद चाहती हूं मैं, पर वह भाषा मुझे मिलेगी कहां सिवा उस भाषा के जो मेरे बच्चे बोलते हैं। इसमें ही हो जाएगी शाम, और इस शाम का अनुवाद इतना ही करूंगी कि उठूंगी खोल दूंगी पर्दे, कि उठूंगी खोल दूंगी पर्दे। अंतिम उजास की छिटकी हुई किरचियां पल भर में भर देंगी सारा का सारा स्पेस। अंतिम उजास की छिटकी हुई किरचियां पल भर में भर देंगी सारा का सारा स्पेस। और फिर उसका अनुवाद अंतरिक्ष नहीं विस्तार करूंगी मैं, केवल विस्तार। वाह। तो कई कविताओं की चर्चा प्रियदर्शन जी ने की और यह भी कहा कि अ, वे अपने तरीके से भाषाओं को लाती हैं, बोलियों को लाती हैं और आप उसका अगर संपादन करना चाहें तो वह संभव नहीं है। जो बहुत खूबसूरत ढंग से प्रियदर्शन जी ने कही कि जो वो एक पूरा परिवेश बनता है, जो अरण्य बनता है, वह फिर बदल जाएगा, उसका वह समावेशी प्रभाव नहीं रहेगा। तो आज और यह भी मैं देखता हूँ प्रियदर्शन जी की जिस तरह से अनामिका जी अलग-अलग काम करती रही हैं। अभी अनुवाद पे भी उनके अनुवाद कर्म पर भी चर्चा कम हुई है। तो मैं उनसे कह रहा था कि इस पर भी कोई एक हम कड़ी रखेंगे जिसमें अनुवाद विषयक जो आपके काम है वह भी कुछ ढंग से लोगों के सामने आ सकें। किताबें हैं लेकिन उन पे चर्चाएँ कम हुई है, अपेक्षाकृत कम हुई हैं। तो अपने कामों को भी लगातार कविताओं में ले आना किसी न किसी रूप में, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है और कैसे उसको विस्तार दे देती हैं, उन अर्थों को कैसे और आगे कवितामयी बना देती हैं। वह फिर अनुवाद शीर्षक वो अनुवाद ना रह कर के कहाँ-कहाँ वह कविता चली जाती है, उसमें दुःख भी है, उसमें बच्चे भी हैं, उसमें समावेशीकरण भी है, उसमें शाम की अंतिम उजास भी है, कई तरह की चीज़ें अपने आप आती चली जाती हैं। तो बहरहाल आज हम लोग प्रियदर्शन जी को अंततः पकड़ लिए और मैं यही कहूँगा कि वे आ पाए, बहुत अच्छा रहा, अच्छा लगा। शुक्रिया प्रियदर्शन जी हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद।
और मित्रों, अनामिका जी पर यह एकाग्र जारी है। हम एक अगली कड़ी में फिर मिलते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि।